आज हम लोग क्लास 10 का लेसन 2 जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। वन क्या है? तो जंगलों को वन कहा जाता है जहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग वन कहते हैं। हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? तो हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, जहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जॉग से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। यानी कि हमारे घर के आसपास छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीव भी पाए जाते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, यह अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। कोई छोटा सा भी जीव हो सकता है, कोई बहुत बड़ा भी जीव हो सकता है। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम मानव और जीवधारी की बात करें तो मानव और दूसरे जीवधारी ये सभी मिल करके एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे आता है वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। अब आता है वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। वन्य जीवन यानी कि वन की बात करें, कृषि फसल की बात करें, इस सब में क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। सिंपल सा भाषा बोले, हम अपने अपने घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे को देखते हैं, वह प्रत्येक पेड़ पौधे एक दूसरे से अलग भी होते हैं, जो कि बताते हैं कि हमारे घर के पास क्या है? बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक कमरे में भी कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो मक्खी, मच्छर, चींटी, मकड़ा और भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब अगर बात करें विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत, तो भारत में जो है पूरे विश्व की जैव उपजातियों का 8% जनसंख्या यहीं पर पाया जाता है, लगभग 16 लाख। मतलब पूरे भारत में लगभग 16 लाख प्रकार की प्रजातियां भारत में ही सिर्फ रहती है, जो कि अलग अलग जीवों की है। और धीरे धीरे ये और भी मिल रहा है। अमेजन जंगल वगैरह की ओर जाए तो अभी भी अमेजन के घने जंगल तक इंसान की पहुंच नहीं हो पाई है। वहाँ पर भी अत्यधिक खतरनाक जीव और इसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी रहते हैं जो कि मनुष्य तक को खा सकते हैं। आप लोग एक घटपर्णी नामक पौधा के बारे में भी जानते हैं, जो सामान्यतः कीटों को अपना आहार बनाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण के ऊपर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ते जा रहा है। अब भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण, तो वन्यजीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। पहले जो हम लोग खेती कर रहे थे, अभी जो खेती कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर आ गया? हम लोग खाद, बीज, उर्वरक आदि का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो गोभी आता था उसमें पूरा पिल्लू रहता था, अभी जो गोभी आता है एकदम फ्रेश आता है। मतलब आपने उसमें कुछ परिवर्तन किया उसके जीन्स में, ताकि वो क्या हो सके? साफ हो सके। इसके अलावा जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाने के लिए भी निर्भर होती है। अब लोग मछलियाँ भी देखे होंगे, कई प्रकार की होती है। मूंगा मछली, राहू मछली, केतु मछली, बहुत तरह का आता है। आदिवासी में कुछ लोग अभी भी जंगलों पे उत्पादों पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। भारत के वन्य जीवों को बचाने के लिए एक अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ है? 1972 में लागू हुआ। और यहाँ पर केंद्र सरकार देखे कि भाई इसका जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि बहुत सारे वन के प्राणियों को मारा जा रहा था, इसलिए यह अधिनियम लागू किया गया ताकि कोई जंगल के जीवों को नुकसान न पहुँचाए। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार का मगरमच्छ, स्वच्छ जल का मगरमच्छ, लवणीय जल का मगरमच्छ और घड़ियाल, ये सब को बचाने की बात की गई। एशियाई शेर को बचाने की बात की गई और अन्य प्राणी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले तक भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप भारतीय हाथी को नहीं मार सकते हैं, काला हिरन को नहीं मार सकते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, एक काला हिरन था जिसको सलमान खान मार दिया था, तो इन सब पर आप प्रतिबंध लग गया। इसके अलावा एक और आता है बाघ परियोजना। वन जीव संरचना अधिनियम में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। सोच सकते हैं कितना घट गया? 55,000 से 1827। बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थल उनका क्या हो रहा है? ऐसे कटता जा रहा है। जितना बड़ा जंगल था उतना बड़ा जंगल है क्या? नहीं, हम लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, तो जंगलों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है।
तो भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघ का व्यापार क्यों होता है? उसका खाल के लिए व्यापार होता है, हड्डियों के लिए व्यापार होता है, क्योंकि उससे कई सारा की औषधियाँ आदि भी बनाई जाती है। अब भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघ यहीं पर रहते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। फिर आता है आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर, विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। कौन? प्रोजेक्ट टाइगर। और इसमें मेन प्रयास क्या किया गया? टाइगर को बचाने की बात की गई, बाघों को बचाने की बात की गई। अब देखिए यहाँ पर एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन को दिखाया गया है। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है। असम में मानस बाघ रिजर्व है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। तो ये सारा आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा स्थान है आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा आपसे, मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे है? तो असम में है, ध्यान रखिएगा। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के भी कई सारे तरीकों का प्रयास किया जा रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधे की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। कब? 1991 में। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उसका प्रबंधन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद आता है, सरकार ने क्या किया है, वनों को भी कुछ स्पेशल भाग में बांटा है। जैसे कुछ हो गया आरक्षित वन, तो देश में आधे से अधिक वन क्या है? आरक्षित वन है, ध्यान रखिएगा, आधे से अधिक वन आरक्षित वन है। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन को क्या माना जाता है? मूल्यवान माना जाता है। अगला है आपका रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है? रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला है आपका अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाए जाते हैं। अब देखो, आरक्षित और रक्षित वन ऐसा स्थायी वन है जिसका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थ और उसके बचाव के लिए किया जाता है। और मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र है। किसके अंतर्गत? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। ठीक है, आरक्षित वन यानी कि फिक्स है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में रक्षित वन है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे आरक्षित वन है, कहाँ पे रक्षित वन है? तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में क्या है? रक्षित वन है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र क्या है? अवर्गीकृत हैं और स्थानीय समुदाय के हैं। स्थानीय समुदाय मतलब वहाँ के लोकल लोगों के हैं। अब आता है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब देखो, सरिस्का बाघ रिजर्व, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान। तो सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोगों वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाना चाहते हैं। कहे भाई, खनन कार्य करवाते रहेंगे तो क्या होगा? जमीन खोखली हो जाएगी ना, फिर वहाँ पर लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव
सेंचुरी घोषित कर दी और अपना ही नियम घोषित कानून लगा दिया और बोला गया यहाँ पर शिकार वर्जित है, कोई भी आदमी शिकार नहीं कर सकता है और ना ही बाहरी लोग यहाँ पर आ सकता है। ये आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई कुछ खास आ गया ना आपको। कहा राजस्थान का अलवर जिला, जहाँ पर क्या कर रहा है भैरवदेव डाकव नाम का एक क्षेत्र घेरा गया है, ध्यान रखिएगा भैरवदेव डाकव। आगे बढ़ते हैं। पवित्र पेड़ों के झुंड विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। आज भी आप लोग जानते हैं बहुत सारे पेड़ों को काटा नहीं जाता, जैसे बरगद का पेड़ लोग नहीं काटते हैं, बैल का पेड़ भी लोग नहीं काटते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करता है। इन्हीं विश्वास ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्ज रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं का वन कहते हैं। और ये लोग इस वन के इस भाग में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ना ही किसी लोगों को आने देते हैं। यहाँ पे वे लोग पूजा करते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। किसका? महुआ और कदम का पेड़। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। तो काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। हमें से बहुत सारे व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं, वटवृक्ष को भी नहीं काटा जाता, मतलब बरगद के पेड़ को। तो भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों को संरक्षित करने की बात की गई है। आमतौर पर झरना, पहाड़ी चोटी, पेड़, पशु को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास आप देखेंगे बंदर और लेगुर पाएंगे। उपासक उनको खिलाते पिलाते हैं, मंदिर के भक्तों में उसे गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। वहाँ का समुदाय का वो अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। कहाँ पे? राजस्थान का बिश्नोई में। अब हिमालय में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। हिमालय में कौन आंदोलन चला है? चिपको आंदोलन। यह कई क्षेत्रों में लोकप्रिय था। यह कितना था? कई क्षेत्रों में लोकप्रिय था। अब कहा जा रहा है यह वन कटाई को रोकने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन फिर भी यह दिखाया गया था कि किसी प्रकार पौधों की जाति का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में आपका किसान बीज बचाओ आंदोलन चला है। टिहरी में कौन सा आंदोलन? किसान बीज बचाओ आंदोलन चला है। और नव दानई ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कार्य कृषि उत्पादन संभव है। किसने दिखाया था? नव दानई ने दिखाया था। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आता है 1988 में जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है कि जो वन खत्म हो रहा है उसको बचाने का काम करता है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, गांव के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वन विभाग के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और ध्यान रखा जाता है। और इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी ये लोग भागीदार होते हैं। और ये सब फैसला वगैरह लेने में देर है, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसा किया जाना चाहिए कि जो भी फैसला लिया जाए वह पर्यावरण के हितैषी लिया जाए, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट आ रहा है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करते रहता है। फल भेंट करता है, पत्ती भेंट करता है, फूल भेंट करता है, सब चीज़ तो दे ही देता है पेड़। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी यह छाया प्रदान करता है। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। कब कहा था? 487 ईस्वी पूर्व में कहा था। अब इसके कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपको बताना है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन? इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। यह समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही है।
अगला है निम्नलिखित का मेल कीजिए। आरक्षित वन किसके अंतर्गत आएगा? तो आरक्षित वन का आपका हो जाएगा वन और वन्यजीव संसाधन की सर्वाधिक मूल्यवान वन, जो सर्वाधिक मूल्यवान वन है उसको हम लोग किस में लेते हैं? वन्यजीव में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका रक्षित वन। रक्षित वन को हम किस में लेंगे? तो रक्षित वन में आएगा जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसको रक्षित वन कहा जाता है। और अवर्गीकृत वन में कौन आ जाएगा आपका? सरकार, व्यक्ति के निजी और समुदाय के अधीन जो वन आते हैं उसको हम किस में लेते हैं? अवर्गीकृत वन में लेते हैं। चलिए ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही, ये पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का। हम लोग पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।